Good morning everyone. Is my voice and video clear? वॉइस और वीडियो दोनों क्लियर हैं सभी को? Let's start with this. Let's start with this. So the next important topic for us is Panchayati Raj. Okay. Next important topic with us is Panchayati Raj. ठीक है. So बेसिकली पंचायती राज का थोड़ा सा पहले हिस्ट्री देखना होगा क्योंकि इस हिस्ट्री से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं. Okay. There are certain history with respect to पंचायती राज और इस हिस्ट्री से भी आपको काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, सो विल स्टार्ट विद फर्स्ट थिंग. तो बेसिकली क्या होता है इन 1952 अ कमिटी इज एस्टैब्लिश्ड या फिर एक प्रोग्राम लॉन्च होता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. एक प्रोग्राम लॉन्च होता है जिसको हम क्या बुलाते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. और 1953 में एक प्रोग्राम लॉन्च होता है जो कि होता है नेशनल एक्सटेंशन सर्विस. अब देखो, कोई भी प्रोग्राम लॉन्च होता है तो 1 2 साल 3 साल काम करता है और फिर उसके लिए फिर रिव्यू करना होता है. तो इन ऑर्डर टू रिव्यू इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, दीज आर ऑलवेज, कोई भी प्रोग्राम होता है इसका रिव्यू होता है. रिव्यू इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, क्या चीज रिव्यू होता है कि प्रोग्राम कैसा काम किया. ठीक है. अ कमिटी वाज एस्टैब्लिश्ड. क्या देखते हो, इन दोनों प्रोग्राम को रिव्यू करने के लिए एक कमिटी एस्टैब्लिश होती है और दैट कमिटी वाज हेडेड बाय this gentleman, बलवंत राय मेहता. ठीक है. जनवरी 1957 में एक कमेटी बनती है एंड दिस कमिटी टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस. आप देखते हो एक कमेटी फॉर्म होती है अंडर द लीडरशिप ऑफ बलवंत राय मेहता तो सजेस्ट कि ये सारे काम ठीक से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं. ठीक है. इन एक चीज ध्यान रखना बेटा, बलवंत राय मेहता को कभी भी ये नहीं बोला गया कि आप पंचायती राज के बारे में रिकमेंड करो. बलवंत राय मेहता को बोला गया कि आप इन दोनों प्रोग्राम कैसा काम कर रहा है, कैसे और अच्छा हो सकता है, उसके बारे में रिकमेंडेशन दो. तो हिज रिकमेंडेशन was based on democratic decentralization, his recommendation was based on democratic decentralization. और चूंकि ये पहले आदमी थे, पहली कमेटी थी जो कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात कर रहा था, तो इनके रिकमेंडेशन को भी जरा एक दो रिकमेंडेशन ध्यान से पढ़ लेते हैं. तो ही सजेस्टेड 3-tier governance level at grassroots level for rural areas. सबसे नीचे पर कौन होता, एट विलेज लेवल, एट इंटरमीडिएट लेवल मैंने आपको कल समझाया था, और एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए ताकि हम इन सारे प्रोग्राम्स को क्या कर सकें, अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाए. क्लियर है. सेकेंड थिंग व्हाट ही टॉक्ड अबाउट वाज कि इंटरमीडिएट लेवल पर जो लोग होंगे और विलेज लेवल पर जो लोग होंगे, सॉरी, इंटरमीडिएट लेवल पर जो लोग होंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो लोग होंगे, दे शुड बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड. ठीक है, यहां लिख लो, विल इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन बनेगा
दैट शुड बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड, और जो विलेज लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन बनेगा दैट शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, तो विलेज लेवल वाले ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने क्या बुलाया? पंचायत। इसको क्या बुलाया? पंचायत समिति। और ऊपर वाले को क्या बुलाया? जिला परिषद। ठीक है, पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए ये ही रिकमेंडेड इनडायरेक्ट इलेक्शन, विलेज के लिए ही सजेस्टेड डायरेक्ट इलेक्शंस। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है, हो सकता है आपको पूछ लिया जाए क्योंकि पहला कमेटी है। एक चीज और लिख लो, इन्होंने एक चीज और बोली, दिस जिला परिषद विल बी हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। दिस जिला परिषद विल बी हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, तो जनवरी 1957 में इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया। तो आप क्या देखते हो कि उस समय 1957 जब तक ये नीति आयोग नहीं बना था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, जिस समय नीति आयोग नहीं बना था तो उस समय एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, ठीक है, प्लानिंग कमीशन और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था, जो कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स था, स्टेट्स के लोग इसके मेंबर हुआ करते थे, इन्होंने क्या किया? इन जनवरी 1958 accepted the recommendation। इनके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया और साथ ही साथ it was left to the state, it was left to the state to implement it। ध्यान रखना, स्टेट को फोर्स नहीं किया गया, स्टेट को छोड़ दिया गया कि अगर आपको इनका रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट करना है तो आप कर सकते हो। तो सीइंग दिस, व्हाट हैपेंस? नागौर डिस्ट्रिक्ट in Rajasthan implemented this recommendation on 2nd October 1959 and it became the first district, or Rajasthan became the first state to implement Panchayati Raj system। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड स्टेट was आंध्र प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, asked in BPS, पूछ रखा है। स्टेट पूछा था, डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछा अभी तक। राजस्थान क्लियर है? एक राजस्थान ने क्यों इंप्लीमेंट किया, कैसे किया? इट वाज बिकॉज ऑफ रिकमेंडेशन। नाउ अगेन इन December 1977 another committee was formed under the leadership of अशोक मेहता। ठीक है, अशोक मेहता के चेयरमैनशिप के अंदर एक दूसरी कमेटी बनाई जाती है और ये जब कमेटी बनाई गई तो इट वाज टास्क्ड विद टू लुक इनटू द अफेयर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। जितने भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस थे वो कैसे कामकाज कर रहे हैं उसको देखने के लिए ये कमेटी बनाई गई, जो कि दूसरी कमेटी थी जो कि डायरेक्टली पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पर बनाई गई थी। इनके भी रिकमेंडेशंस इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने क्या बोला? ये जो 3 लेवल सजेस्ट किया गया था, इन्होंने क्या बोला? 3 टियर की जगह क्या होना चाहिए? 2 टियर। ठीक है, उसके बाद इट ऑल्सो सजेस्टेड डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। थर्ड, it also suggested for न्याय पंचायत। न्याय पंचायत मतलब जस्टिस करने वाला,
बट इट शुड बी सेपरेट फ्रॉम नॉर्मल पंचायत, मतलब एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग रखना है, यही इसने सजेस्ट किया, न्याय पंचायत। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक चीज और बोली कि ये जो पंचायत हैं, दे मस्ट बी गिवन कंपल्सरी टैक्सेशन पावर्स। कंपल्सरी टैक्सेशन पावर, अरे टैक्सेशन पावर नहीं दोगे, पैसा नहीं आएगा तो कैसे काम काज करेगा, है कि नहीं? तो दे मस्ट बी गिवन कंपल्सरी टैक्सेशन पावर्स। इट ऑल्सो सजेस्टेड reservation for scheduled caste and scheduled tribes, and sixth, it advocated for constitutional status for PRIs। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को मिलना चाहिए। तो ये कुछ देखो, काफी सारे रिकमेंडेशंस थे, तो जो इंपॉर्टेंट वाले हैं ना वो हमने यहाँ पर लिखा है, और इसके बाहर कुछ नहीं पूछने वाला आपसे यूपीएससी। ओके, क्लियर है? पढ़ना तो होगा, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्वेश्चन तो आना ही आना है, और इसी स्लाइड्स में से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ये सही श्योर रहो, आई एम श्योर अबाउट इट। हर बार आया है, इस बार भी आएगा। ठीक है, नाउ आप क्या देखते हो, इसके बाद बीच में दो कमिटीज और बनती हैं, छोटे कमिटीज, दांतेवाला कमिटी इन 1978 एंड हनुमंथा राव कमिटी इन 1984। दो कमिटीज बनती है। ये दोनों कमिटी क्या बोलती हैं कि जो जिला परिषद का हेड होना चाहिए, ठीक है, जो जिला परिषद का हेड होना चाहिए, इट मस्ट बी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी हेड ऑफ जिला परिषद। तो बेसिकली जब भी आप ब्यूरोक्रेट्स के बारे में बात करते हो कि उसको हेड करना चाहिए, तो बेसिकली आप क्या कराना चाह रहे हो, डोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, डोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। और ग्रास रूट एडमिनिस्ट्रेशन पर अगर ब्यूरोक्रेट्स डोमिनेंट हो गए तो काहे का रूट, है ना? सो ये दोनों एडवोकेट कर रहे थे कि डीसी को बनाना चाहिए, और ब्यूरोक्रेसी क्या होना चाहिए, डोमिनेंट होना चाहिए काम को इंप्लीमेंट करवाने के लिए। बट देयर वाज अनदर कमिटी, GVK Rao कमिटी ऑफ 1985। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि ये सब डीसी वगैरह, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह को बनाने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो, आप एक नया क्रिएशन करो, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, जिसका बस एक ही फंक्शन होगा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन किस तरीके से डेवलप करे, वो उसमें मदद करे। ये जो कमेटी बनाई गई थी, व्हाट वाज द एम ऑफ दिस कमेटी, ये लिख लो यार, टू रिव्यू existing arrangement, to review existing arrangement for rural development, for rural development and poverty alleviation, and poverty alleviation। ये कमेटी का मैंडेट था, तो उसने क्या रिकमेंड किया कि क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर होना चाहिए, जो कि ओवरऑल पंचायती राज सिस्टम्स को क्या कर सके, देख सके। डीसी के पास ऑलरेडी 200 काम है, तो वो उसको पंचायती राज सिस्टम को अच्छे से नहीं देख पाएगा, इसलिए अलग से होना चाहिए, ये इनका लॉजिक था। ठीक है, कितने हो गए यार? हाँ, बलवंत राय मेहता पहली कमेटी हो गई, अशोक मेहता दूसरी कमेटी हो गई, इन दोनों को एक साथ क्लब कर लेते हैं, और ये चौथा जीवेकी राव।
पांचवा was LM सिंघवी कमेटी। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब नाम, याद रखना, हर साल क्वेश्चन आता है इधर उधर से। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1986 एंड इट वॉज फॉर्म्ड, इनको क्या बोला गया, कैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को रिवाइटलाइज किया जाए, जो सुस्त पड़ गए हैं उनको कैसे रिवाइटलाइज किया जाए ये बताइए। रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इसके बाद पीके थंगन कमेटी इन 1988, पीके थंगन कमेटी इन 1988 to examine the political and administrative structure in the district for the purpose of district planning, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट में कैसा होना चाहिए ताकि एक डिस्ट्रिक्ट अच्छे से आगे प्रोग्रेस कर सके। पीके थंगन कमेटी, ओके, पीके थंगन कमेटी। 7 is गाडगिल कमेटी। It also came in 1988 और इनका मैंडेट क्या था, इनको क्या बोला गया, हाउ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कैन बी मेड मोर इफेक्टिव। इसके बारे में आप स्टडी कीजिए और बताइए, हाउ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कैन बी मेड मोर इफेक्टिव, इसके बारे में पढ़िए और रिकमेंडेशन दीजिए। तो रिकमेंडेशन देने में पीछे तो कोई रहता नहीं है, तो इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया, ठीक है। रिकमेंडेशन यार बहुत डिटेल में है, नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट। एक चीज जो आपको ध्यान रखना है, जो भी रिकमेंडेशन इन्होंने दिया, ठीक है, जो भी रिकमेंडेशन इन्होंने दिया, इट बिकेम बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नंबर 64। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बोल रहा हूं, एक्ट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नंबर 64 जो भी इन्होंने रिकमेंडेशन दिया, इट बिकेम द बेसिस फॉर व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 64। तो इसके बाद आप क्या देखोगे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस होते हैं विद रेस्पेक्ट टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। वो क्या होता है, राजीव गांधी, ठीक है, गवर्नमेंट, राजीव गांधी's government introduces 64th constitutional amendment bill in Lok Sabha in July 1989, but this bill was not passed in Rajya Sabha. Second, वीपी गवर्नमेंट, वीपी सिंह का गवर्नमेंट आया था, इसके बाद वीपी गवर्नमेंट अगेन इंट्रोड्यूसेस द बिल, और वो कौन सा बिल था, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन लोकसभा, ठीक है। अब एग्जैक्ट डेट और टाइम पर थोड़ा सा डाउट है, तो इसको मैंने खाली छोड़ दिया है। वीपी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस, आपको डेट टाइम नोबडी विल आस्क, ओके। वीपी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस द 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन लोकसभा। नाउ इसके बारे में लिखो, द बिल लैप्स्ड, बिल लैप्स हो गया,
बिकॉज ऑफ कोलैप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब याद करो, मैंने आपको पार्लियामेंट में एक पॉइंट पढ़ाया था, याद है? बिल के साथ क्या होगा अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगा तो, याद है? याद है या नहीं है? कुछ दिन पहले पढ़ाया है। लोकसभा अगर डिसॉल्व हो गया तो बिल खत्म। याद आया? तो आप देखो यहाँ पर लोकसभा डिसॉल्व हो गया है तो जो बिल इंट्रोड्यूस होगा उस बिल विल एंड ओवर देयर, ठीक है? एंड थर्ड, फाइनली यू विल सी पीवी नरसिम्हा राव का सरकार introduces the bill in September 1991. This becomes an act of parliament in 1992. Third, it came into force, Gazette में notification. It came into force on 24th April 1993 और इसी दिन को हम क्या बनाते हैं? पंचायती राज डे, ठीक है? Now, see this. This 24th April has been asked in BPSC. पंचायती राज डे कब मनाया जाता है? ठीक है? उसके बाद this has been asked in BPSC. पहला बिल पंचायती राज को लेकर कौन सा नंबर था? ठीक है, तो पहला पूछा है तो दूसरा भी पूछ सकता है। पीवी नरसिम्हा राव ने जो एक्ट पास कराया, दिस वाज व्हाट? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990। क्लियर है? तो ये दिस इज 64th has been asked in BPSC, 24th April has been passed in BPSC, ठीक है? ये तो पूछा है बार बार BPSC में, तो इस क्वेश्चन, इस स्लाइड से 3 बार सवाल पूछ लगा, ठीक है? एक पेंडिंग है वीपी गवर्नमेंट वाला, ठीक है? दिस इज पेंडिंग किसी भी साल, ठीक है? क्लियर है? अच्छा, इधर आ जाओ। नागौर डिस्ट्रिक्ट पूछा है क्वेश्चन, उसके बाद बलवंत राय मेहता पूछा है क्वेश्चन, ठीक है? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम किस साल लॉन्च हुआ था, ये भी पूछा है, 1952। ओके, उसके अलावा ये पूछा गया है किस कमिटी के रिकमेंडेशन पर पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस कराया गया था? आंसर इज व्हाट? गाडगिल कमिटी। याद रहेगा? किस कमिटी के रिकमेंडेशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस कराया गया? नंबर भी पूछ लिया है और कमिटी का नाम भी पूछ लिया है, ठीक है? सो प्लीज मार्क ऑल दिस क्वेश्चंस। ये मैंने फालतू में नहीं पढ़ाया है, ओके? इसके पीछे रीजन था, आप रीजन देख पा रहे हो अब व्हाई दिस हिस्ट्री वाज इंपॉर्टेंट। और दोबारा कोई हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा पंचायती राज का तो इन्हीं स्लाइड्स में से कुछ पूछेगा, ओके? इसके बाहर कुछ नहीं, इसके बाहर कुछ नहीं। चलो, नेक्स्ट इज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आखिर ये है क्या? It introduced a new part in the constitution, part 9. It introduced new part in the constitution, part 9. It introduced a new schedule in the constitution called schedule 11, called schedule 11,
ठीक है, called schedule 11. What does this schedule contains? It contains 29 functional items on which panchayat can make a law and needs to be transferred from state to panchayat. 29 ऐसे फंक्शंस पंचायत के दे रखे हैं जो पंचायत को परफॉर्म करने हैं, और वो पावर कौन देगा पंचायत को? रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट देगी. तो 29 फंक्शनल आइटम्स आते हैं. ओके, क्लियर है? नाउ दिस शेड्यूल 11 is contained in article 243G. ठीक है, तो ये 29 फंक्शनल आइटम्स बेसिकली है कहां पर बेटा? आर्टिकल 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आस्क्ड इन बीपीएससी. 243G. ठीक है बेटा, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, इट कंटेन्स प्रोविजंस फ्रॉम आर्टिकल 243 टू 243O. मतलब 243 के बाद आएगा 243A, 243B, 243C, ऐसा करते 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 कहां तक जाना है? 243O तक. कितने आर्टिकल्स हैं जल्दी से काउंट करके बताओ. हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर? हाँ हाँ, टोटल 243 से लेकर 243O तक कितने आर्टिकल्स हैं? 243 से लेकर 243O तक कितने आर्टिकल्स हैं? तो जब आप अपनी उंगलियों पर काउंट करेंगे तो ए से लेकर ओ तक 15 और 243 अकेला, टोटल 16 आर्टिकल्स. किसी भी साल पूछा जा सकता है. 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने कितने आर्टिकल इंट्रोड्यूस कराए? 16. ठीक है. नाउ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट gave a locus standi to DPSP आर्टिकल 40. ठीक है, आर्टिकल 40 किसके बारे में बात कर रहा था? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट कराने के लिए आपने पंचायती राज एक्ट लेकर आए, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए, जिसको पंचायती राज एक्ट भी बोला जाता है. और बेसिकली आप आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ड्रीम को फुलफिल करने के लिए आपको एक्ट लेकर आते हो. ठीक है, क्लियर है ये चीज? किसी को कुछ पूछना हो, एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड? Anything that needs to be asked? No sir. कोई बात नहीं, फिर लिखिए salient features. Salient features. Two 43A. Now this talks about Gram Sabha. 243A talks about Gram Sabha. तो क्या होगा ग्राम सभा? एक इंस्टीट्यूशन होगा. अच्छा, कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो उसको मैनेज नहीं कर रहा होगा फिलहाल, है ना? तो इट विल बी मैनेज बाय सम मेंबर्स. तो who all are members of Gram Sabha? All the eligible voters
all the eligible voters who are registered in the electoral roll are members of Gram Sabha. इलेक्टोरल रोल को क्या बुलाते हैं बेटा? व्हाट इज द अदर नेम फॉर इलेक्टोरल रोल? वोटर लिस्ट। इसका मतलब ये है, मान लीजिए आप 19 साल के बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे तो नहीं बोलेंगे, एडल्ट हैं, और आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आप ग्राम सभा के मेंबर नहीं हो सकते। ओके, क्लियर है? यही इसका मतलब है। तो all eligible voters whose name are in the voter list, they are member of what? Gram Sabha. What are the functions of Gram Sabha? Such functions as the state legislature may determine. तो ग्राम सभा को वैसे फंक्शन दिए जाएंगे जो स्टेट लेजिस्लेचर को लगता है कि ग्राम सभा ये सब कर सकता है। तो इट इज डिटरमाइंड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 243 ए क्लियर है सभी को? कोई ऐसा है जिसको 243 ए नहीं समझ में आया हो? इट इज बेसिकली अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्राम सभा। नेक्स्ट इज 243 बी। 243 बी में इट्स अ 3 tier सिस्टम। किस तरीके से होगा ये बताया गया है। पहले 3 tier सिस्टम को सीख लेते हैं। सबसे नीचे में विलेज, 3-4 विलेज को मिलाकर ग्रुप बनाकर सेकेंड लेवल आता है जिसको बुलाते हैं इंटरमीडिएट लेवल, और काफी सारे इंटरमीडिएट लेवल को बनाकर आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो इंस्टीट्यूशन है उसको हम बुलाएंगे जिला परिषद। इंटरमीडिएट लेवल पर जो इंस्टीट्यूशन है उसे बुलाएंगे पंचायत समिति, और विलेज लेवल पर जो इंस्टीट्यूशन है उसे हम बुलाएंगे पंचायत या फिर विलेज पंचायत। ठीक है, पंचायत, नॉर्मल पंचायत या फिर विलेज पंचायत। ठीक है ना? यहां पर एक चीज नोट डाउन करो, अगेन दिस क्वेश्चन इज पेंडिंग, किसी भी साल आ सकता है। If the population is less than 20 lakh, 20 lakh को मिलियन में क्या बोलते हैं? 2 million. If the population is less than 20 lakh, then state shall constitute 2 tier of government, ठीक है, ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तब उस केस में 3 tier नहीं बनाना होगा आपको, सिर्फ और सिर्फ 2 tier बनाना होगा। दिस इज व्हाट आर्टिकल 243B टॉक्स अबाउट। कुछ पूछना हो, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? पहला था ग्राम सभा, दूसरा था स्ट्रक्चर। अब ये जो 3 स्ट्रक्चर बने हैं इनको भरने के लिए लोग चाहिए। ये जो 3 स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिया है इनको भरने के लिए लोग चाहिए ना बेटा? तो लोग भरेंगे 243C में। 243C में लिखो कंपोजिशन। एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में कंपोजिशन समझा रहा हूं, बहुत दिक्कत होती है लोगों को। टेबल बनाओ, एकदम सब क्लियर रहेगा। विलेज, इंटरमीडिएट, पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट, जिला परिषद, पंचायत समिति और विलेज पंचायत। यहां पर लिखो सेकंड मेंबर्स।
मेंबर्स, कैसे मेंबर्स बनाए जाते हैं इन तीनों लेवल्स पर। तो संविधान ये बोलता है कि विलेज लेवल पर जो जितने भी मेंबर्स हैं दे मस्ट बी डायरेक्टली इलेक्टेड। इंटरमीडिएट लेवल पर जितने भी मेंबर्स हैं दे मस्ट आल्सो बी डायरेक्टली इलेक्टेड, और जो जिला परिषद के भी मेंबर्स को डायरेक्टली इलेक्ट करना पड़ेगा। बट व्हेन इट कम्स टू चेयरपर्सन्स, ठीक है, ऑब्वियसली देखो यार, विलेज पंचायत एक बॉडी है, उसमें मान लो कुछ मेंबर्स हैं, 15 मेंबर्स हैं या 20 मेंबर्स हैं, तो उस 20 मेंबर्स को देखने के लिए लोग चाहिए होंगे ना, है ना, एक मुखिया चाहिए होगा, हेड चाहिए होगा, तो उसको हम क्या बुला रहे हैं, चेयरपर्सन। तो चेयरपर्सन इन केस ऑफ intermediate and district are done by indirect elections. Indirect elections, ठीक है। In intermediate and district level it is done by indirect elections. तो जितने भी मेंबर्स हैं वो आपस में मिलकर चूज करेंगे चेयरपर्सन को, जितने भी मेंबर्स हैं वो आपस में मिलकर चूज करेंगे चेयरपर्सन को। बट व्हेन इट कम्स टू विलेज का चेयरपर्सन कौन होगा, तो इसके लिए प्रोविजन है एज द स्टेट गवर्नमेंट में डिटरमिन। मतलब स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो डायरेक्ट इलेक्शन के लिए भी बोल सकता है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए भी बोल सकता है, इट्स अप टू स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन बाकी सब जो एज इट इज लिखा हुआ है संविधान में वैसा ही होगा, डायरेक्टली डायरेक्टली डायरेक्टली, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट, दिस हैज बीन लेफ्ट टू ओनली स्टेट गवर्नमेंट। इनको बस खाली स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया। समझ में आया 243C? कोई ऐसा है जिसको 243C नहीं समझ में आया? हो ही नहीं सकता। सर यार ऐसा नहीं बोल रहे। समझ में आया सभी को 243C? वो जो गोल गोल घुमाकर जलेबी टाइप से जो वर्ड लिखा हुआ है आपके किताब में वो ये है, ठीक है। आज तक किताब से पढ़कर नहीं निकाल पाओगे कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो ये है जो मैंने आपको यहाँ पर टेबल बना कर दिया। आज के बाद से कभी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कंपोजिशन मेंबर्स आ गए, मेंबर्स अगर आ गए तो साथ में आप रिजर्वेशन भी दोगे। 243D टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन, विमेन का रिजर्वेशन और बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन। ऑब्वियसली अगेन मेंबर्स को भी मिलेगा और चेयरपर्सन को भी मिलेगा ना। हाउ डू the representation of scheduled caste and scheduled tribe is ensured, मतलब इनको रिजर्वेशन किस आधार पर मिलता है, तो लिखो in proportion of their population, in proportion of their population। विमेन के लिए लिखा हुआ है not less than 1/3 of the seat, not less than 1/3 of the seat shall be reserved for women। What is the meaning of this? मिनिमम 1/3, 50-60 सीटें हैं तो 20, मिनिमम 1/3 होना चाहिए। आप मैक्सिमम कुछ भी डाल सकते, मिनिमम, दिस क्राइटेरिया इज मिनिमम। बिहार में इसलिए आप क्या देखते हो 50% रिजर्वेशन है, ओके। संविधान क्या बोलता है, मिनिमम 1/3, मिनिमम के ऊपर आप कुछ भी दे दो, इट इज नॉट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन के लिए संविधान क्या बोलता है, स्टेट गवर्नमेंट में प्रोवाइड, मतलब संविधान फोर्स नहीं किया स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगता है कि मिलना चाहिए तो मिलेगा, नहीं लगता है तो
तो स्टेट गवर्नमेंट में प्रोवाइड फॉर, ठीक है। चेयरपर्सन के लिए भी सेम प्रोविजन है, ओके। चेयरपर्सन के लिए भी सेम प्रोविजन है तीनों केस में। इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, not less than 1/3 of the seat should be reserved for women, and state government may provide for, ठीक है। क्लियर है ये चीज? एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड, कुछ पूछना हो किसी को? 243D तक सारा जलेबी वाला कंसेप्ट जो जितना भी किताब में दे रखा है ना, सब सीधा कर देंगे, टेंशन मत लो। सब सामने दिखना चाहिए कैसे क्या हो रहा है। एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड, कुछ पूछना हो किसी को? चले आगे। चलिए, चेयरपर्सन का सब सेम है, जो इधर लेफ्ट साइड में लिखा है वही राइट साइड में लिख लीजिए। इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, नॉट लेस देन 1/3, स्टेट गवर्नमेंट में प्रोवाइड फॉर, सेम है, ओके। नेक्स्ट इज 243E। नाउ हमने इंस्टीट्यूशन बना दिया, मेंबर को बना दिया। अब मेंबर तो ऐसा नहीं कि आजीवन मेंबर बने रहेंगे, है ना। तो दैट्स व्हाई 243E टॉक्स अबाउट टेन्योर, कितने साल का होगा। ध्यान से समझना इस चीज को। द नॉर्मल टेन्योर इज ऑफ 5 years। द नॉर्मल टेन्योर इज ऑफ 5 years, ठीक है। अगला जो इलेक्शन है, नेक्स्ट इलेक्शन will happen before the completion of 5 years। ऐसा नहीं कि 5 साल पूरा हो गया उसके बाद इलेक्शन हो रहा है, नहीं। अगला जो इलेक्शन है, इट विल हैपन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 years। नाउ केस 2, सपोज इफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज डिसॉल्व्ड, स्टेट गवर्नमेंट ने डिसॉल्व कर दिया, डिसॉल्व्ड बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 years, so what will happen? What will happen? तो इस केस में दो तरीके का आप बॉडी बनाओ, ऐसा। मान लो एक इंस्टीट्यूशन बना, विलेज पंचायत, और उसने 1.5 साल काम किया, ठीक है। और 1.5 साल के बाद इट गेट्स डिसॉल्व्ड, 1.5 साल के बाद इट गेट्स डिसॉल्व्ड। कुछ आरोप लगे करप्शन वगैरह चार्जेस के, तो स्टेट गवर्नमेंट ने इसको डिसॉल्व कर दिया। नाउ इलेक्शन shall be held within 6 months from date of dissolution। Election shall be held within 6 months from date of dissolution। Now election हो गया, फिर से बना सरकार, फिर से बना इंस्टीट्यूशन। 1.5 साल ऑलरेडी ये काम कर चुका है, तो जो अगला बनेगा वो बस और बस 3.5 साल के लिए काम करेगा, 5 साल के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर है पहली चीज? पहला चीज क्लियर है ना। जैसे मान लो दूसरे केस में 4.5 साल तक काम किया और उसके बाद डिसॉल्व हुआ, ठीक है। अब देखो
अगर बोले कि इलेक्शन विद इन 6 मंथ्स, तो 6 मंथ में तो 5 साल कंप्लीट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? मान लो बोलता है ना संविधान की इलेक्शन कितना हो जाए, 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। इलेक्शन शैल बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिजोल्यूशन। तो 6 महीने के अंदर अगर इलेक्शन होगा तो जो नया बनेगा उसके लिए टेन्योर कितना बच जाएगा? बहुत कम, है ना, बहुत कम। तो इस केस में, ठीक है, इस केस में जो नया बनता है, ठीक है, जो नया इंस्टीट्यूशन बनता है दैट वर्क्स फॉर एंटायर 5 इयर्स, ठीक है। तो अगर 6 महीने से कम टेन्योर बचा हुआ है, इसका मतलब समझो सेकंड पार्ट का, अगर 6 महीने से कम का टेन्योर बचा हुआ है तो जो नया वाला पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनेगा उसका टेन्योर फुल होगा, फुल 5 इयर्स। ये नहीं कि 2 महीना के लिए बनेगा या 1 महीना के लिए बनेगा, फुल 5 इयर्स। ये समझ में आती है बात आपको? इलेक्शन तो अभी भी 6 महीने के अंदर होगा बट फुल 5 इयर्स। Election will happen till within 6 months itself, but tenure will be of full 5 years. Clear है? Yes. चलिए, तो इसको सेव कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। कहां तक कर लिया है? 243E। नेक्स्ट इज 243F। 243F टॉक्स अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन। कैसे मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? तो दिस पावर हैज बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट एज स्टेट गवर्नमेंट में डिटरमिन। हर स्टेट का अलग अलग होगा इसलिए नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज 243G। ये तो ऑलरेडी कर लिया हमने। इट टॉक्स अबाउट 11th शेड्यूल, पावर्स एंड फंक्शंस, ठीक है। और कितने फंक्शंस हैं? 29 फंक्शंस। अब एक चीज ध्यान रखना, 29 के 29 फंक्शन नहीं मिलते पंचायती राज को, स्टेट गवर्नमेंट अपना पावर शेयर ही नहीं करना चाहता, दैट्स व्हाई। कौन सा फंक्शन मिलेगा, कौन सा फंक्शन नहीं मिलेगा, इट विल बी डिटरमाइंड बाय स्टेट गवर्नमेंट। 29 में से क्या मिलेगा, इट विल बी डिटरमाइंड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट इज 243H। now this 243H talks about finances। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को पैसा कैसे मिलेगा, क्या रहेगा सोर्स ऑफ फाइनेंसेस? तो सोर्स ऑफ फाइनेंसेस में ये भी दे दिया गया है इनको, एज स्टेट गवर्नमेंट में डिटरमिन, एज स्टेट गवर्नमेंट में डिटरमिन, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट जब डिटरमाइन करता है तो कुछ फाइनेंसेस को असाइन कर दे देता है, मतलब आज से ये टैक्स आपका, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट? असाइनिंग ऑफ टैक्स। कल से मैं इस टैक्स का हिस्सा नहीं लूंगा, सारा का सारा कलेक्शन लेवी जो भी यूज करना है वो आप करोगे, असाइनिंग ऑफ टैक्स। कहीं कहीं पर स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलता है कि हम टैक्स को शेयर करेंगे, और कहीं कहीं पर ग्रांट्स इन एड्स के थ्रू, ठीक है, ले लो लोन यार, पैसे की जरूरत है, के थ्रू पैसे जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मिलता है। तो आप देख सकते हो व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी। कैन यू सी दिस? मेंस का क्वेश्चन। फॉर इट्स फाइनेंसेस इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट पैसा देगा तो काम चलेगा, नहीं देगा तो नहीं। क्या इसको इंडिपेंडेंट बुला सकते हैं? इज इट इंडिपेंडेंट?
GHI 243I. This 243I talks about फाइनेंस कमीशन. कौन सा फाइनेंस कमीशन? स्टेट फाइनेंस कमीशन. ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन. The state finance commission will be formed by whom? गवर्नर. गवर्नर बनाता है every 5 years, हर 5 साल पर बनाएगा. ठीक है. और स्टेट फाइनेंस कमीशन का फंक्शन क्या होता है? ये स्टेट के फाइनेंसेस को पढ़ेगा और स्टेट को रिकमेंड करेगा कि कौन कौन सा फाइनेंसेस है आप जो है आप असाइन कर सकते हो, कितना ग्रांट्स दे सकते हो, कितना टैक्सेस को आप शेयर कर सकते हो, कितना फीस आप ले सकते हो. ठीक है, तो ये चीज डिटरमाइन करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन. ठीक है. अच्छा, किस आधार पर शेयरिंग होगा फाइनेंसेस? देखिए, मान लो स्टेट गवर्नमेंट के पास 100 रुपया आया, 100 रुपया स्टेट गवर्नमेंट शेयर करना चाहती है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ. तो काफी सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, तो काफी सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उसके लिए कुछ नियम कानून होगा ना कि इस डिस्ट्रिक्ट को इतना, इस अपना मनमानी तो चलेगा नहीं. तो वो प्रिंसिपल क्या होगा वो भी डिटरमाइन करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन. इट डिटरमाइंस द प्रिंसिपल फॉर शेयरिंग. इसके साथ साथ जब 243I आर्टिकल इंट्रोड्यूस कराया गया तो उसमें एक लाइन लिख रखी. क्या लिख रखी? ध्यान से सुनिएगा. सेंट्रल फाइनेंस कमीशन विल स्टडी and suggest. Central Finance Commission will study and suggest measures to augment consolidated fund of state. ठीक है, वो सिर्फ स्टेट के बारे में फाइनेंसेस नहीं है. सेंट्रल फाइनेंस कमीशन को भी टास्क दिया गया इसी आर्टिकल के अंदर कि आप पढ़िए और सजेस्ट कीजिए कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को और कैसे तगड़ा किया जा सके ताकि वो आसानी से पैसा ट्रांसफर ऑन कर सके लोकल गवर्नमेंट. ठीक है. और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में है बेटा? आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मैंने पहले बोला था आपको पढ़ने के लिए, आई होप आपने पढ़ लिया होगा. दिस इज ऑल अबाउट 243I. नेक्स्ट इज 243J, EFGHIJ. तो इट टॉक्स अबाउट, देखो पैसा आएगा तो पैसा का लेखा जोखा भी रखना होगा. तो इट टॉक्स अबाउट ऑडिट्स एंड अकाउंट्स. ऑडिट और अकाउंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का कैसे होगा इसके बारे में बात करता है और इसका भी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया. एज स्टेट गवर्नमेंट में डिटरमिन किस तरीके से ऑडिट एंड अकाउंट्स इनका होगा, इट विल बी डिटरमाइंड बाय स्टेट गवर्नमेंट. IJK 243K. 243K talks about State Election Commission. Very important, star लगा लेना. Talks about State Election Commission. Who appoints? Governor. Who determines the condition of service? ये सब हमने सीख रखा है. कंडीशन ऑफ सर्विस वगैरह का मतलब क्या होता है? Again, governor. Who removes? Who removes? President. Because ये लिखा नहीं है प्रेसिडेंट. क्या लिखा हुआ है? They are removed on the same basis and as same procedure followed for
रिमूवल प्रोसीजर इज सेम एज दैट ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट। जज ऑफ हाई कोर्ट को रिमूव कौन करता है? पार्लियामेंट, एड्रेस ऑफ पार्लियामेंट साइंड बाय प्रेसिडेंट। तो हु रिमूव्स? प्रेसिडेंट। हु अपॉइंट्स? गवर्नर। ध्यान रखिएगा, इट वाज आस्क्ड इन यूपीएससी। इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराना है, ठीक है, इलेक्शंस के प्रोविजंस, इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराना है, कौन लड़ सकेगा कौन नहीं लड़ सकेगा, इलेक्शन प्रोविजंस आर डिटरमिन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, आर डिटरमिन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट इज JKL 243L, वेरी इंपॉर्टेंट है यार, तो इसलिए मैं सारा आर्टिकल पढ़ा रहा हूं। 243L टॉक्स अबाउट एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज। क्या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस पर रूल करता है थ्रू प्रेसिडेंट, इट इज एडमिनिस्ट्रेड थ्रू प्रेसिडेंट, उसके ऊपर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एप्लीकेबल होगा नहीं होगा या नहीं होगा? तो इसके लिए लिखो इट विल बी डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को लगता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होना चाहिए किसी यूनियन टेरिटरी में, तो प्रेसिडेंट कर सकता है, तो इट इज डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज 243M, एग्जेम्पशन। कुछ कुछ स्टेट और कुछ कुछ एरिया को एग्जेप्ट कर दिया गया है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वहां पर नहीं होगा, ठीक है, उसको एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया गया है। तो व्हाट आर दोज? लिखो मेघालय, मिजोरम, और पहले जम्मू कश्मीर भी था, बट आर्टिकल 370 के बाद ये हट गया। जम्मू कश्मीर में भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। ओके, क्लियर है? जम्मू कश्मीर बेसिकली क्या है? यूनियन टेरिटरी। अब प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, है कि नहीं? ऐसे करके एरो बना लो, जम्मू कश्मीर इज नाउ यूनियन टेरिटरी। वहां पर होगा या नहीं होगा कौन डिटरमाइन करेगा? प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा। दूसरा कैटेगरी ऑफ एग्जेम्पशन इज शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ये देखा था, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। कौन सा शेड्यूल? 5th एंड 6th शेड्यूल में, याद करो। वहां पर ये इंस्टीट्यूशंस नहीं हो सकते हैं, अगर होंगे तो उसके लिए क्या है आगे? थर्ड, हिल एरियाज ऑफ मणिपुर, यहां पर आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं डाल सकते हो। फोर्थ, दार्जिलिंग में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं होगा। इतना कुछ कहने के बाद एक लाइन और लिखनी होगी। मान लो 5th शेड्यूल एरिया में, ठीक है, 5th शेड्यूल एरिया में अगर आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लेकर आना है तो ये काम पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा कि आ सकता है या नहीं आ सकता। पार्लियामेंट विल डिटरमाइन। टू 243N। अब ये सारे पुराने एग्जाम्पशन है। 1993 में क्या बोला गया कि विद इन 1 ईयर सबको ये एक्ट इंप्लीमेंट करना है। विद इन 1 ईयर सबको ये एक्ट क्या करना है? इंप्लीमेंट करना है। कब बोला गया? 1990। दैट इज 243N।
The last one is 243. It bars the interference of the courts during the time of election. आप इलेक्शन के बाद केस कर सकते हो, दैट इज फाइन, बट जिस समय इलेक्शन चल रहा होता है उस समय कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता। ये हर जगह के लिए एप्लीकेबल है, सेंटर के लिए भी, स्टेट के लिए भी और यहाँ के लिए। क्योंकि देखो बेटा, आज के समय पर अगर ऐसा अलाउ कर दिया गया तो आपको चला इलेक्शन कभी हो ही नहीं पाएगा। हो पाएगा क्या बताओ? हर कोई सुप्रीम कोर्ट जाना शुरू कर देगा, है कि नहीं? तो इट बार्स द इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट्स ड्यूरिंग इलेक्शन। बाद में आप केस करो, कोई दिक्कत। क्लियर है सभी को? The last part of Panchayati Raj institution is there are certain provisions. इस 243 का हमने 15-16 provisions देखा ना, तो there are certain provisions which are considered to be compulsory. Okay, मतलब स्टेट को ये इंप्लीमेंट करना ही होगा, ऑप्शनल नहीं है वो स्टेट के लिए। तो व्हाट आर दोस कंपल्सरी प्रोविजंस? हर स्टेट को ग्राम सभा बनाना है, इट इज कंपल्सरी प्रोविजन। सारे कंपल्सरी नहीं है बेटा, जहां जहां डायरेक्ट इलेक्शन लिखा हुआ है वहां वहां डायरेक्ट इलेक्शन होगा, जहां जहां इनडायरेक्ट लिखा है वहां वहां इनडायरेक्ट ही होगा, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। चौथा इज व्हाट? रिजर्वेशन। सबको रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करवाना होगा, सारे स्टेट को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन के लिए। बैकवर्ड क्लास के लिए नहीं, बैकवर्ड क्लास के लिए क्या दे रखा है? स्टेट गवर्नमेंट में डिटरमिन, स्टेट गवर्नमेंट को लगता है तो करे, नहीं लगता है तो नहीं करे, इसलिए बैकवर्ड क्लास के लिए हर जगह रिजर्वेशन नहीं है। 5 स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाना है हर स्टेट को, दैट इज ऑल्सो अ कंपल्सरी प्रोविजन। स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाना है एवरी 5 years, दैट इज ऑल्सो कंपल्सरी प्रोविजन। 7 there should be panchayat at 3 levels, this is also a compulsory provision unless and until वो population वाला clause है। 8 5 years tenure, कहीं कहीं भी 4 साल या 6 साल का नहीं हो सकता, हर स्टेट में 5 साल का ही होगा। 9 minimum age for contesting, 21 years. However, there are certain optional provision also, ऑप्शनल वाले में यहां लिख लो, तो अदर बैकवर्ड कास्ट को रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये ऑप्शनल है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिटरमाइन करेगा, ठीक है। सिमिलरली एमपीज को रखना है या नहीं रखना है मेंबरशिप में, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिटरमाइन करेगा। एमएलएज को रखना है या नहीं रखना है मेंबरशिप में, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिटरमाइन करेगा, ठीक है। कितना पैसा ट्रांसफर करना है, कौन सा फंक्शन देना है, ये भी ऑप्शनल है, ठीक है, कंपलसरी नहीं है। तो कौन सा फंक्शन ट्रांसफर करना है, कौन सा नहीं करना है, दैट इज ऑल्सो ऑप्शनल प्रोविजंस। इसके बाद पंचायती राज में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रह गया, 29 फंक्शनल आइटम्स, ठीक है, 29 फंक्शनल आइटम्स जो कि 11th शेड्यूल में दे रखा है, वही चीज 243G वाला, इसका लिस्ट में आपको भेज दूंगा, वो लिस्ट आपको याद करना, ठीक है, वो सारे आपको 29 फंक्शंस याद रखने होंगे। आई विल सेंड यू द लिस्ट, ओके, आफ्टर द क्लास। सो दिस इज ऑल अबाउट पंचायती राज। कुछ पूछना हो पंचायती राज में, एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस?
इतना ही है, बस काफी है। इतना डिटेल में कभी आप पढ़ कर जाते हैं एग्जाम में? Optional provision depends upon state government. Yes. Anything that needs to be asked? This is all about Panchayati Raj. Tomorrow we will be starting state legislature. Okay. Last slide ये रहा. Tomorrow we will be starting and tomorrow we will be finishing polity. Okay. बाकी constitutional bodies का क्या करना है मैंने आपको बता दिया है, वो मैं भेज दूँ. Okay. Anything that needs to be asked? कुछ पूछना हो किसी को? No sir. Anyone else? कुछ पूछना हो किसी को? No sir. So tomorrow we will be finishing out our polity. कल polity खत्म हो जाएगा. Okay. जितना पढ़ाया है उसको पढ़िए, याद कीजिए, बाकी चक्कर में मत फंसिए. ठीक है, लॉयर बनना नहीं है, एग्जाम निकालना है. ओके, ये ध्यान रखिएगा. और कितने क्वेश्चंस हैं? 10. ठीक है, 10 क्वेश्चंस हैं जिसके लिए मैंने अभी तक 17 क्लासेस लिए, एक क्लास और 18. 10 क्वेश्चन के लिए 18 क्लास. ओके, आई थिंक दैट्स मोर देन एनफ. और सब कुछ यहीं से आएगा. हो सकता है एक आधा इधर उधर से कहीं फंस जाए करंट अफेयर्स का, बट be sure 80 to 85% question will be from here itself. Okay, that's it. Bye everyone.